हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम आपको गॉस लॉ के बारे में बताएंगे। गॉस लॉ सीखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता है तो यहीं से वीडियो को शुरू करिए। नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पहले आप जान लीजिए, उसके बाद यहाँ से उसको कंटिन्यू करिए। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बेसिक लॉ है। कूलॉम्स लॉ के बाद अगर कोई बहुत बेसिक लॉ है तो वो गॉस लॉ है। गॉस लॉ इतना इम्पॉर्टेंट और इतना यूज़फुल टूल है कि इसके हेल्प से हम किसी क्लोज सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको किसी गॉस लॉ का स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। कोई भी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो या परमिटिविटी से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। वही लिखा है यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि किसी भी क्लोज सरफेस से किसी भी क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। तो गॉस लॉ की हेल्प से सिर्फ फ्लक्स ही नहीं कैलकुलेट हो सकता है, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए आइए देखिए, बहुत ही अटेंटिव होके हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है और यहाँ मान लेते हैं Q4 चार्ज है। ठीक, ये चार चार्ज ऐसे रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, हम इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। ये जो हमने अभी क्लोज सरफेस माना है, समझिएगा, ये जो अभी हमने यार यहाँ पर क्लोज सरफेस माना है, इसी क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसी क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक बात है ना। तो हमने एक क्लोज सरफेस माना है और कल के लेक्चर में आपको एक बात बताया गया था कि कल का मतलब इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर था, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि ये जो कोई भी जो चार्ज होगा, उस चार्ज के वजह से क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करें, अगर एक Q चार्ज है और एक Q चार्ज अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये किसी भी कोई भी चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर रखा है तो जो नेट फ्लक्स होता है उसके वजह से वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको पता होगा। और एक बात और बताई गई थी कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के, मान लो इसको यार Q1 मान लो भाई, एक चार्ज Q2 है और अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा है तो Q2 के वजह से इस सरफेस पर फ्लक्स कितना होगा, 0। अगर कोई चार्ज Q1 सरफेस के अंदर रखा है तो सरफेस पर फ्लक्स Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर रखा है तो इस सरफेस पर फ्लक्स इसके वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पता तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक, तो समझ गए सर। हमने यहाँ पर एक क्लोज सरफेस मान लिया, एक क्लोज सरफेस मान लिया, इस क्लोज सरफेस को हमने गॉसियन सरफेस कह दिया। बड़े ध्यान से हम देखें तो Q1 और Q2 गॉसियन सरफेस के अंदर है, Q3 और Q4 गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो अगर हम Q3 की वजह से इस सरफेस पर फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम Q3 की वजह से इस सरफेस पर फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम Q4 की वजह से इस सरफेस पर फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा है तो सरफेस पर नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। और अगर चार्ज सरफेस के अंदर रखा है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज अंदर रखा है तो इसके वजह से यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वजह से इस सरफेस पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक एक करके हम सभी चार्जेस के लिए यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, करें जरा देखेंगे। फ्लक्स सबसे पहले हम Q1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर φ1 लिख दिया हमने, यहाँ देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से भी φ1 लिख दिया, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस φ1 लिख दिया। क्या लिखेंगे इसको, क्लोज्ड इंटीग्रल 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1। ठीक, इस सरफेस का एरिया मान लें dA है तो क्लोज्ड इंटीग्रल E1 डॉट dA। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ये Q1 तो सरफेस के अंदर है तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। φ2 है, दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स लिखेंगे तो दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल, ये भाई कहाँ से आ गया, तो आप फ्लक्स वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रल E डॉट dA होता है ना। इंटीग्रल E डॉट dA फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल E डॉट dA, यहाँ से हम इसको सीधे यूज़ कर रहे हैं। तो सर
सेकेंड चार्ज के लिए फ्लक्स लिखेंगे इंटीग्रल E2 डॉट डी ए, ठीक है। और ये चार्ज चूंकि सरफेस के अंदर है और सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही बात है क्या। अब हम थर्ड के लिए फ्लक्स लिखेंगे φ3, तो कितना आएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E3 डॉट डी ए। अब यार यहाँ E3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। E3 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों ही कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके सर पर ऐसे एरो बना देते हैं ताकि वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाए। बट ये Q3 तो सरफेस के बाहर है, तो सरफेस के बाहर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ये सरफेस के बाहर है तो सरफेस के बाहर होने की वजह से जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, सही है। चौथे की वजह से भी लिख दें कि फोर्थ चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा। अगर हम फोर्थ चार्ज की वजह से फ्लक्स लिखेंगे तो φ4 इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी ए, E4 डॉट डी ए, चलेगा क्या। फोर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E4, और इसकी वैल्यू भी बताएं कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि Q4 बाहर है। जो अंदर है उसकी वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो सरफेस से बाहर है उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इतना ठीक है। इन चारों को एक बार ऐड करते हैं, ये जो चारों है इन चारों को एक बार हम यहाँ पर ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो कुछ अच्छा सा रिजल्ट आएगा, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ दें, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 लिखे हम यहाँ पे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 इक्वल्स टू। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो एक बात बताओ, हर जगह देखो इंटीग्रल है, इंटीग्रल इंटीग्रल, अरे चारों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, है ना। सभी फाई एक साथ जुड़ जाएगा, सभी ई डॉट डी एक साथ जुड़ जाएगा, सभी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ हर जगह इंटीग्रल है, तो क्या इंटीग्रल कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ब्रैकेट लगा लिया। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर भी डॉट डी ए है, यहाँ पर भी डॉट डी ए है, यहाँ पर भी डॉट डी ए है, और यहाँ पर भी डॉट डी ए है। तो डॉट डी ए हर जगह से कॉमन कर लो, पहले में से डॉट डी ए कॉमन हो गया, तो जब पहले में से डॉट डी ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा E1, दूसरे में से जब डॉट डी ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा E2, तीसरे में से जब डॉट डी ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा E3, चौथे में से जब डॉट डी ए कॉमन होगा तो क्या बचेगा E4। ये सब हमने कॉमन कर लिया, डॉट डी ए लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये टर्म किसके बराबर था, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2, तो 0 0 तो जुड़ेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा आपका Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, ये देखो यार, फर्स्ट चार्ज की वजह से फ्लक्स, सेकंड चार्ज की वजह से फ्लक्स, थर्ड चार्ज की वजह से फ्लक्स, फोर्थ चार्ज की वजह से फ्लक्स, ये टोटल क्या आ जाएगा आपका नेट फ्लक्स। ये टोटल क्या आ जाएगा आपका नेट फ्लक्स, ये जो टोटल आएगा वो टोटल क्या आ जाएगा आपका, ये टोटल आपका नेट फ्लक्स आ जाएगा। φ1 φ2 φ3 φ4 सब क्या हो गया, नेट फ्लक्स हो गया। अच्छा इसको लिखने से पहले आप एक बात समझिएगा, इसको लिखने से पहले ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये क्या है, क्या ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या। अरे भाई वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ये चारों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंस यहाँ पर पहले इसको बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर सर E1 लिखा है, जो यहाँ पर E2 लिखा है, जो यहाँ पर E3 लिखा है, जो यहाँ पर E4 लिखा है, यही किसके बराबर है सर, यही तो E नेट के बराबर है, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, सही बात है कि नहीं है, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 वेदर दे आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस और दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोज सरफेस, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे वो क्लोज सरफेस के बाहर हो, सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 वो क्या है आपका ई नेट है, ठीक बात है क्या। तो कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ में अगला पॉइंट ये समझ में आएगा कि सर जो φ1 है और φ2 है, जो φ3 है और जो φ4 है, ये नेट फ्लक्स है, ये क्या है नेट फ्लक्स। और सभी बच्चों को एक बात एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सर नेट फ्लक्स सिर्फ Q1 और Q2 की वजह से होगा, Q3 Q4 तो बाहर है, और अगर सरफेस के बाहर है तो नेट फ्लक्स वैसे ही कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम अपने इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर देते हैं, जो हमने अभी यहाँ पर किया इसको हमने इस इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर देंगे। जब देखो यार φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 ये तुम्हें क्या दे देगा, नेट फ्लक्स, ये तुम्हें क्या दे देगा, नेट फ्लक्स, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये तुम्हें क्या दे देगा, ई नेट, क्या दे देगा, ई नेट, सही है ना। डॉट कितना है बताओ तुम्हारा, डी ए, ठीक है। तो ये नेट फ्लक्स फाई नेट, ये कितना है तुम्हारा ई नेट, डॉट कितना आ गया, डी ए।
चलेगा। इसको सॉल्व करो, अगर इसको हम यहीं पे सॉल्व कर दें क्या, तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई Q1 Q2 को एप्सिलॉन नॉट को तुम एक साथ कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह का डिनोमिनेटर सेम है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अगर हम लिखें तो आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो तो Q1 और Q2 क्या है, ये चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। कहीं Qin है क्या, यहाँ पर क्या Q3 Q4 का टर्म आया है क्या, नहीं, मतलब Q1 प्लस Q2 क्या है, ये चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। और अगर ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है तो हम इसको ऐसे लास्ट में लिखेंगे, नेट फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल्स टू Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, इसी को आप गॉस लॉ कहेंगे। देखिए सर, यही आपका क्या कहलाएगा, गॉस लॉ। समझने वाली बात है कि जो स्टेटमेंट हमने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया कि जो किसी भी क्लोज सरफेस पर नेट फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा, वही हम डिराइव करके यहाँ पर निकाल भी दिए कि किसी भी क्लोज सरफेस पर जो नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज इनसाइड दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। इसी गॉस लॉ से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, क्या समझना है कि ये Qin क्या है, ये Qin सिर्फ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, एकदम क्लियर। लेकिन ये E-नेट क्या है, क्या ये E-नेट क्या है, आप समझिएगा कि E-नेट क्या चीज़ है। तो E-नेट जो है, ये समझना है E-नेट क्या है, ये E-नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज है। जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस की वजह से क्या है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, चाहे चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर हो चाहे गॉसियन सरफेस के बाहर हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। उन सभी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर आएगा वो क्या है आपका E-नेट है। E-नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे इस सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E-नेट है और एरिया वेक्टर कितना है, dA है। इस सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E-नेट है, एरिया वेक्टर कितना है, dA है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E-नेट, एरिया वेक्टर कितना है इस पर, dA, सही है ना। और Qin क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यही आपका गॉस लॉ का पूरा डेरिवेशन हो गया, जो कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगा वो सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलेगा, ठीक बात है, समझ में आया। एक बात और याद रखना कि गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, गॉस लॉ इज वैलिड एवरीवेयर, लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, सिमेट्रिक सर्फेसेस के लिए यूज़ करते हैं। वैलिड हर जगह है, सिमेट्रिक सर्फेस पे ही सिर्फ यूज़ करने का कारण ये भी है क्योंकि अगर हम सिमेट्रिक सर्फेस लेंगे तभी हम उसका एरिया वगैरह बता पाएंगे, तो ठीक है ना। इसीलिए गॉस लॉ वैलिड हर जगह है, वैलिड एवरीवेयर, ये लॉ है, लॉ यूनिवर्सल होता है, हर जगह वैलिड है, लेकिन हम अपने डोमेन में इसको सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक सर्फेस पर यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, ना आया तो उसको आप पॉज करिए, पॉज करके देखिए, पक्का क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।